और नेपाल में जारी घटनाक्रम के बीच क्या नेपाल में जिस राजशाही का उन्मूलन हो चुका था वो फिर से जिंदा होने वाली है? क्या नेपाल एक बार फिर घोषित हिंदू राष्ट्र के अर्थ की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि महज चंद ऐप की बैन हो जाना एक सरकार के तख्ता पलट का कारण बन सकता है, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में तख्ता पलट के बाद हिंसा फिलहाल थम चुकी है। लोकतंत्र की बेड़ियों से निकलकर राजशाही की स्वतंत्रता में जकड़े जाने को बेताब नेपाल, जहां की राजशाही नेपाल की जनता के दिलों में कुछ ऐसी कश्मकश पैदा करती है कि जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन की शक्ल ले लेती है। आंदोलन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला आंदोलन। तो क्या नेपाल अब सिर्फ लोकतंत्र और राजशाही के बीच कॉकटेल बनकर रह जाएगा? नेपाल में क्रांति की पुकार इस देश के अतीत के हैंगओवर का हिस्सा है। जनता की निराशा और युवाओं का आक्रोश एक नई दिशा की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या नेपाल इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा और क्या नेपाल एक बार फिर घोषित हिंदू राष्ट्र की शक्ल लेने वाला है? क्योंकि तख्ता पलट के बाद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक निजी चैनल पर खुलकर अपनी राय रखी, भारत का भी जिक्र किया, बहुत विस्तार से किया और ओली ने अपनी सत्ता के जमे जमाए पैर के उखाड़ फेंके जाने की कहानी संक्षेप में बताई और साथ ही एक लिखित संदेश के जरिए अपनी मनोस्थिति को भी जनता के सामने रखा। ओली ने कहा, सरकारी कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ अचानक नहीं हुई, आपके मासूम चेहरों का इस्तेमाल करके गुमराह किया गया। ओली ने कहा, अगर उन्होंने लिपुलेख पर सवाल नहीं उठाया होता तो वो आज सत्ता में बने रहते। संवेदनशील मुद्दों पर भारत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, ये उसी का नतीजा है। ओली यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या और भगवान राम पर उनके रुख की वजह से उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल बात साल 2020 की है, जब ओली ने श्री राम के जन्मस्थान को लेकर विवादित बयान देते हुए अपना दावा मजबूत किया था। केपी ओली ने कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं, नेपाली हैं। भगवान राम का राज्य नेपाल के वीरगंज के पश्चिम में स्थित है। इन हालातों के बीच एक ऐसा देश जिससे 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, फिर 10 सालों की हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा। इसके बाद माओवादियों की सरकार बनी। क्रांति की आस में खून खराबा और बराबरी के लिए लंबी दुश्वारियां सहने वाली नेपाल की जनता को अब उम्मीद नजर आई। नेपाल ने 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, लेकिन फिर भी आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया। राजशाही समय समय पर अपना सर उठाती नजर आई और जिसके बाद अब तख्ता पलट। तो क्या वाकई जिस नेपाल में हिंदू राष्ट्र की परिभाषा छोड़ साल 2006 में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, वो अब दोबारा से हिंदू राष्ट्र होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? नेपाल में राजशाही के समर्थन में अभी महीनों पहले आवाजें भी उठी थी,
लोग राजधानी की सड़कों पर थे और फिर कुछ महीनों बाद ये हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट। कहीं इन दोनों का आपस में कोई मेल तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेपाल में अस्थिर हालातों के बीच कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो सीमा पर सील होने के बाद वहां पर फंस गए हैं। कुछ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि कुछ सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द देश तक पहुंचा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में हिंसक घटनाओं और बिगड़ते हालात के बीच सेना ने शुक्रवार तक कर्फ्यू लगा दिया। बुधवार शाम 5 बजे से शुरू हुआ कर्फ्यू अब शुक्रवार सुबह तक जारी रहेगा। सुबह से शाम तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जबकि शाम से अगले दिन सुबह तक पूरी तरह से कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। वहीं हिंसाग्रस्त नेपाल के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने दूसरी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा टालने की सलाह दी है। वहीं नेपाल में मौजूद भारतीयों से अपील की गई है कि वह अपने ठिकाने पर ही रहें, बाहर निकलने से बचे और स्थानीय शासन व भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करें। भारतीय दूतावास ने आपातकालीन मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दरअसल नेपाल में कर्फ्यू और भारत नेपाल सीमा बंद होने से वहां बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से बातचीत कर उन्हें जल्द सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया। वहां फंसे भारतीय भी हालातों के चलते परेशान हैं और धीरे धीरे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम अपने साथियों के साथ 10 हमारे साथी हैं, उनके साथ यहाँ पर पशुपतिनाथ जी, मुक्तिनाथ, काकबैनी के दर्शन यात्रा के लिए आए थे। हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। और हम अब इस वीडियो के माध्यम से अपने परिवार वालों को ये कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पर सब सुरक्षित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। लौटते वक्त नेपाल में हिंसा होने लगी, जिस वजह से वह सब अभी आने में असमर्थ हैं। उनसे बातचीत हो रही है मगर वह अभी आ नहीं पा रहे हैं। व्हाट्सएप से हमारी बातचीत हो रही है, वो अभी सुरक्षित हैं और ठीक है, मगर हम लोग परिवार हमारा काफ़ी चिंतित। तो जिस टूर एंड ट्रेवल कंपनी के साथ गए थे, सत्यम टूर एंड ट्रेवल, वो लोगों ने उनको होटल पे स्टे कराया हुआ है, रुके हुए हैं और नेपाल की जो एम्बेसी से उनकी लगातार वार्ता हो रही है। जैसे ही यात्रा खुलेगी, प्रथम इनको बोला गया है कि आप लोगों को सुरक्षित भेज दिया जाएगा। वहीं यूपी के रहने वाले भारतीय बड़ी संख्या में नेपाल में फंसे हैं, जिनसे लगातार यूपी की सरकार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनके कार्यालय को परिस्थिति अवगत कराया गया है कि वो उनकी मदद करें, सहायता करें। वहाँ से हिंदुस्तान के लोग, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के लोग, वो वापस कैसे लौटे, उनकी बातचीत की गई है। उनके नाम, उनका पूरा डिटेल उनको अवगत करा दिया गया है। स्थिति बहुत गंभीर है और हम भी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इन हालातों के बीच नेपाल में फंसे लोग अपनी खौफनाक आपबीती सुना रहे हैं, साथ ही वीडियो के जरिए अपना दर्द भी अपनों तक पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। नमस्ते, हम लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। मेरे साथ कई सारे सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन कई लोग हैं, वो लोग बहुत बीमार हैं, परेशान हैं। हमें प्रफुल्ल का नंबर मिला था, प्रफुल्ल ने हमको मदद देने को कहा है। हमने सारे नंबर प्रफुल्ल को दे दिए हैं। प्लीज हम लोगों को नेपाल से निकालने की कृपा करें। नेपाल में हिंसा के हालातों के बीच भारतीय मूल के नागरिकों के रेस्क्यू की भी कवायद जल्द शुरू होने वाली है। अगर नेपाल में कर्फ्यू की मियाद बढ़ती है, बॉर्डर सील रहते हैं, हालात नहीं सुधरते हैं, तो आने वाले वक्त में भारत सरकार भारतीयों के सुरक्षित वापसी के लिए कोई नया मिशन
लॉन्च कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।